समाजशास्त्र विषय के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह की विशेषताएं। पिछले अध्याय में हमने जाना था सामाजिक समूह की अवधारणा, इसकी परिभाषाएं। आज हम जानेंगे इसकी विशेषताएं। सामाजिक समूह है, जैसे इसके नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किन्हीं सामान्य हितों को लेकर एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो इस प्रकार से बनने वाले समूहों को हम सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक समूह व्यक्तियों का समूह है। किसी भी समूह का निर्माण कभी भी एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कम से कम होना आवश्यक है। व्यक्तियों का समूह या मनुष्यों का संग्रह। सामाजिक समूह की सबसे प्रथम विशेषता यह है कि इसमें मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए कम से कम दो मनुष्यों का संग्रह होना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी समूह का निर्माण एक अकेला व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। इस संदर्भ में गिलिन और गिलिन ने कहा कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क का होना अति आवश्यक है। फिर आता है इसकी विशेषता के अंतर्गत सामान्य हित, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने किन्हीं उद्देश्यों या किन्हीं हितों को लेकर ही एकत्रित होगा, समूह का निर्माण करेगा। तो सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्राय समान होते हैं और सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ जाता है। उसके बाद में आता है सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता, क्योंकि समूह का निर्माण तभी होगा जब उस समूह के सदस्य एक दूसरे के बारे में, अपने हितों के बारे में पारस्परिक रूप से जागरूक होंगे, एक दूसरे के हितों के प्रति जागरूक होंगे। तो समूह की विशेषता, इन समूह के लिए आवश्यकता ये है कि मनुष्यों को अपने पारस्परिक हितों के लिए उन्हें जागरूक होना चाहिए। सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए। पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। उसके बाद में आता है कार्य का विभाजन, क्योंकि प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्यों का विभाजन करना अति आवश्यक माना जाता है। जब तक सदस्यों के बीच में कार्यों का विभाजन नहीं होगा तो वे अपने सामान्य जो हित हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और समूह के निर्माण का आधार भी यही है कि वे सामान्य हितों की पूर्ति करें। उसके बाद में आते हैं उन सदस्यों जो के जब हित सामान्य है तो उनकी रुचि भी सामान्य होगी। तो किसी भी समूह की स्थापना किन्हीं उद्देश्यों व्यक्तियों के द्वारा होती है, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जिनकी रुचि और जिनके हित सामान्य होते हैं। विरोधी हित वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जिनके हित या जिनके उद्देश्य या जिनकी विचारधाराएं अलग अलग हों तो वो अपने एक समूह का निर्माण नहीं कर सकते। एक विचारधारा वाले लोगों के द्वारा एक समूह का निर्माण किया जाता है, क्योंकि उसमें उन लोगों की, उनकी विचारधाराएं, उनके हित, उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य, सभी उनकी रुचि एक समान या सामान्य हित रखने वाली पाई जाती है। उसके बाद में आता है पारस्परिक संबंध। इसे पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है या सामाजिक संबंध भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंधों का, यानी कि सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। पारस्परिक संबंधों में उनमें चेतना का विकास होता है और ये चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। जब तक उस समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो उनके सामान्य हित या उनके सामान्य जो विचारधारा है, उनके जो सामान्य उद्देश्य हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। तो उनके मध्य सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है। उसी प्रकार जब सामाजिक संबंध होंगे तभी तो एकता की भावना, जब सामाजिक संबंध होंगे समूह के सदस्यों के मध्य, तभी उनमें उस समूह के प्रति एकता की भावना जागृत होगी। और वो कब आएगी? जब उनके हित, उनकी रुचि, उनके उद्देश्य एक समान होंगे। तो सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता पाई जाती है और इस प्रकार एकता आधारित चेतना होती है। और ये चेतना भी दो प्रकार की होती है, एक चेतन एकता और दूसरी अचेतन एकता।
इसके बाद में आता है सदस्यों में पारस्परिक आदान प्रदान। सामाजिक समूह के अंतर्गत समूह के सभी सदस्यों के मध्य आदान प्रदान होना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते हैं, वरन एक दूसरे के कष्ट में सहयोग और सहायता भी वे करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति करते हैं। उसके बाद में आता है समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, क्योंकि कई प्रकार लोगों के अनेक हित होते हैं और अपने हितों के अनुसार जिस समूह में उनके जो हित पूर्ण होते हैं उस समूह के वे सदस्य होते हैं। तो सदस्यता समूह की सदस्य हमेशा ऐच्छिक होती है। सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है तथा अनिवार्य रूप से विभिन्न समूहों का वह सदस्य होता है, परंतु इसके साथ ये भी सत्य है कि अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति किस किस समूह का सदस्य होगा। वास्तव में विशिष्ट समूह की सदस्यता व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। इसी के माध्यम से ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों, अपने हितों की पूर्ति करता है। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होगी तभी व्यक्ति विभिन्न समूहों का सदस्य नहीं बनता, वरन केवल उन्हीं समूहों की व्यक्ति अपनी सदस्यता को ग्रहण करता है जिसमें उसके अधिक हित सदते हों, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक होती है, जिस समूह में उसकी रुचि होती है। उसके बाद में आता है एक निश्चित आधार होता है कि ये मौलिक प्रश्न पैदा होता है कि समूह के निर्माण का आधार क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक समूह के निर्माण के मूल में कुछ निश्चित आधार अवश्य होते हैं कि किसी न किसी आधार को लेकर के समूहों का निर्माण किया जाता है। हर समूह का आधार अपना अलग अलग आधार होगा। जैसे हम इसे उदाहरण के लिए समझे, रक्त संबंध, शारीरिक और मानसिक समानताएं, आवश्यकताएं, संख्या आदि समूह के निर्माण के कई प्रकार के आधार हो सकते हैं। उसके बाद में समूह की इसकी विशेषता आती है स्तरीकरण, क्योंकि समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग परिस्थिति और भूमिका भी अपने निभाते हैं। क्योंकि समूह में व्यक्ति अलग अलग होते हैं, उनको कार्यों का विभाजन भी अलग अलग होता है, तो उनका जो स्तरीकरण है वो उनमें जो पद है, परिस्थिति है, वो भी अलग अलग परिस्थिति और भूमिका को वो निभाते हैं। अतः समूहों में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है और पदों में उच्चता और निम्नता के इस क्रम को ही हमें संस्तरण यानी स्तरीकरण कहते हैं। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत स्तरीकरण की व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद में आता है सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह के सामूहिक आदर्श या प्रतिमान पाए जाते हैं जो उसके सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं और उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचार, जनरीतियों आदि का वह नियमित रूप से पालन करे। तो जब वह पालन करेगा तभी तो समूह में वह रह पाएगा। उसके बाद में आता है स्थायित्व। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है, जबकि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे इतने अस्थिर भी नहीं होते हैं कि आज बने और कल ही समाप्त हो गए। उनका एक कुछ समय यानी कुछ कार्यकाल अवश्य होता है। इसके बाद में आता है इसकी विशेषताओं के अंतर्गत समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, उसकी कार्य प्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, उसके नियमों आदि को लेकर के आपस में समझौता हो। फिर हर समूह का अपना एक ढांचा होता है। प्रत्येक समूह की अपनी एक संरचना, अपना एक ढांचा होता है। उसके अंतर्गत उसके नियम, उसकी कार्य प्रणाली, उसके अधिकार, उपनियम, स्वार्थ, कर्तव्य, पद, भूमिकाएं आदि सभी उस ढांचे के अंतर्गत ही तय किए जाते हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करता है। उसके बाद में आता है सामान्य हित। समूह में एकता, यानी कोई भी समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक कि उसके सदस्यों में हमेशा एकता की भावना पाई जाती है। इसके अभाव में कोई भी समूह हमेशा टूट जाता है। अगर उसमें उस समूह के जो सदस्य हैं उनमें एकता की भावना नहीं होगी, उनके स्वार्थ अगर अलग अलग हो जाएंगे तो उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी और टकराव से उनमें एकता की भावना समाप्त हो जाएगी। और जब एकता की भावना उनमें समाप्त होने लगेगी तो उस समूह का बिखराव यानी कि समूह अपने आप में नष्ट होने
लग जाएगा। अतः सदस्यों में एकता यानी हम की भावना का होना अति आवश्यक माना जाता है। धन्यवाद।